हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सीरीज़ में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत। इस सीरीज़ का लोक प्रशासन के टॉपिक में हमें 10 सब टॉपिक पढ़ने थे। इसका आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, रेखा और स्टाफ। इसके बाद लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत, ये हमारा सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 टॉपिक बचेंगे, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इससे पहले हम भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली, इसके नियामक निकाय और हाल ही में हुए विकास के बारे में जागरूकता, ये टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने हाल ही में हुए विकास के बारे में, ये करंट का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये आपको खुद से पढ़ना है। बाकी इसके अलावा हमने सारा कुछ कवर कर लिया था भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली का। तो फिर हमारे ये 3 लास्ट के टॉपिक रह जाएंगे और इसके 13 लेक्चर्स हैं। आप इसको पीछे जाके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसके 6 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत। आज ये लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। इसके बाद हमारा कार्मिक प्रशासन शुरू होगा। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है रेखा और स्टाफ। रेखा और स्टाफ, इसका अर्थ क्या होता है? सरकार के प्रशासनिक संगठन में 3 प्रकार की एजेंसियां शामिल होती हैं, रेखा, स्टाफ और सहायक। इन तीनों के बीच का भेद इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के अंतर में निहित है। इन तीनों के बीच का भेद इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के अंतर में निहित है। रेखा एजेंसियां उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती हैं। स्टाफ एजेंसियां रेखा एजेंसियों को उनकी गतिविधियों में सहायता, सलाह और मदद करती हैं। सहायक एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्था सेवाएं देती हैं। रेखा एजेंसियों का कार्य क्या होता है? सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए डायरेक्टली ये इन्वॉल्व होती हैं। स्टाफ एजेंसियां रेखा एजेंसियों को उनकी गतिविधियों में सलाह और मदद करती हैं। यानी कि जो काम रेखा एजेंसियों द्वारा किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का, उस काम में स्टाफ एजेंसियां रेखा एजेंसियों की मदद करती हैं और उन्हें एडवाइस करती हैं, सलाह देती हैं। सहायक एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्था सेवाएं देती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो एल.डी. वाइट के अनुसार सरकार का काम एक विस्तृत संगठन के माध्यम से होता है, जो सार्वभौमिक श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। केंद्रीय पदानुक्रम में रेखा शामिल होती है। रेखा ये वो फिल्मों वाली रेखा नहीं है, हीरोइन नहीं है, ये रेखा लाइन की बात हो रही है। रेखा की सहायता के लिए कई इकाइयां होती हैं। कुछ परामर्शीय और तैयारी के काम में जुड़ी होती हैं, जिन्हें स्टाफ कहते हैं। कुछ गृह व्यवस्था कार्यों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें सहायक एजेंसियां कहते हैं। रेखा में किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय संगठक होता है। एक बड़े और जटिल संगठन में स्टाफ और सहायक एजेंसियां जरूरी होती हैं, मगर वे गौण रहती हैं। उनका जो रोल होता है बहुत नगण्य होता है, छोटा होता है। वे रेखा की ही सेवा करती हैं, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लोक प्रशासन में रेखा और स्टाफ का विभेद सैन्य प्रशासन से लिया गया है, जहां ये पहली बार विकसित हुआ। यानी कि ये जो टर्म है लाइन एंड स्टाफ, ये पहली बार सैन्य प्रशासन में, मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में ये इसका उदय हुआ था। फिफ्नर व प्रेस्थस के अनुसार सामान्य रूप में स्टाफ और रेखा के बीच का अंतर कहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम के बीच प्रत्यक्ष रेखा होती है और अप्रत्यक्ष स्टाफ। यानी कि इसमें अगर विभाजन करें सामान्य शब्दों में, तो रेखा जो होती है, लाइन जो का कार्य जो होता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और जो स्टाफ होता है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ओलिवर शेल्डन के अनुसार स्टाफ संगठन की व्याख्या के विचार के लिए एक सुविचारित संगठन के रूप में की जा सकती है, ठीक उसी तरह जैसे रेखा संगठन लागू करने वाला संगठन है। डिमाक के अनुसार रेखा और स्टाफ के बीच उचित व्यवस्थापन प्रबंधन के सबसे मुश्किल क्षेत्रों में से एक है। रेखा एजेंसियां, लोक सेवा में 4 प्रकार की रेखा एजेंसियां होती हैं: सरकारी विभाग, लोक निगम, सरकारी कंपनियां और स्वतंत्र नियामक आयोग। यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोक निगम पब्लिक डिपार्टमेंट्स, सरकारी कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी और स्वतंत्र नियामक आयोग।
जो ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, कमीशन होते हैं, पहले 3 दुनिया के सभी देशों में पाए जाते हैं, यानी कि ये 3 दुनिया के सारे देशों में पाए जाते हैं, सरकारी विभाग, लोक निगम और सरकारी कंपनियां। जबकि चौथा अमेरिका के प्रशासनिक व्यवस्था का खास लक्षण है। तो ये ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है कि भारत में निम्न में से किस प्रकार की रेखा एजेंसियों का गठन नहीं होता है। तो स्वतंत्र नियामक आयोग। रेखा एजेंसियों के निम्न चारित्रिक लक्षण होते हैं। वे संगठन के सारभूत लक्ष्यों को पूरा करने का काम प्रत्यक्ष रूप से करती हैं। उन्हें निर्णय लेने और आदेश व निर्देश जारी करने का प्राधिकार मिला होता है। वे जनता के सीधे संपर्क में आती हैं और इन्हें विभिन्न सेवाएं देती हैं, व्यवहार का नियमन करती हैं और कर एकत्र करती हैं, यानी कि टैक्स कलेक्शन करती हैं। इस प्रकार रेखा एजेंसियां स्वभाव से कार्यकारी होती हैं, एग्जीक्यूटिव होती हैं, और प्रमुख कार्यकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण, चीफ एग्जीक्यूटिव के डायरेक्ट कंट्रोल, निर्देशन, डायरेक्शन और देखरेख में काम कर रहे कार्यात्मक जिम्मेदारी के अधीनस्थ विभाग हैं। एल डी वाइट के अनुसार रेखा एजेंसियों के कार्यों में निम्न कार्य शामिल होते हैं। पहला है निर्णय लेना, दूसरा जिम्मेदारी लेना, तीसरा है नीति और कार्यों की व्याख्या करना और बचाव करना, उत्पादन संभालना और प्रभाविता और मितव्ययता की तलाश करना। स्टाफ एजेंसियां। भारत सरकार की महत्वपूर्ण स्टाफ एजेंसियां निम्न हैं: कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट समितियां, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय का प्रशासनिक निगरानी प्रभाग और वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण इकाई। फिफ्नर के अनुसार स्टाफ एजेंसियां 3 प्रकार की होती हैं: सामान्य स्टाफ, जो आमतौर पर सलाह, सूचना संग्रहण और अनुसंधान आदि के जरिए प्रशासनिक कार्यों में प्रमुख कार्यकारी की मदद करता है, और सामान्य स्टाफ का बुनियादी उद्देश्य प्रमुख कार्यकारी के लिए छलनी और चिमनी के रूप में काम करना है। ये टर्म इनको दिया गया है, छलनी और चिमनी का। तकनीकी स्टाफ, जो तकनीकी मामलों में प्रमुख कार्यकारी को सलाह देता है और कार्यात्मक पर्यवेक्षण करता है, जिसे विशेष स्टाफ या कार्यात्मक स्टाफ भी कहते हैं। अगला है हमारा सहायक स्टाफ, जो रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्था सेवाएं देता है। एल डी वाइट और विलोबी स्टाफ एजेंसियों में सहायक एजेंसियों अर्थात सहायक स्टाफ को शामिल नहीं करते हैं तथा इसे एक अलग और भिन्न इकाई मानते हैं। एल डी वाइट इसे सहायक सेवाएं कहते हैं, जबकि विलोबी इसे संस्थागत या गृह व्यवस्था सेवाएं कहते हैं। जॉन गॉस इसे सहायक तकनीकी स्टाफ सेवाएं कहते हैं। ये सारे टर्म आपको इन विचारकों के नाम के साथ याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन देकर भी पूछे जा सकते हैं। स्टाफ एजेंसियों के निम्न चारित्रिक लक्षण होते हैं। वे गौण या समर्थक का कार्य करते हैं, यानी कि इनका कार्य एक बहुत छोटे लेवल का होता है या सिर्फ सपोर्टिंग कार्य होता है, अर्थात सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति में रेखा की मदद करते हैं। फिल्मों वाली रेखा नहीं, रेखा लाइन। उनके पास निर्णय लेने और आदेश व निर्देश जारी करने का प्राधिकार नहीं होता तथा इनकी भूमिका प्रकृति से परामर्शीय है और वे प्रभावित करती हैं, प्राधिकार का प्रयोग नहीं करती। वे जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते, वे अज्ञात रूप से सक्रिय रहते हैं। अब मूनी के अनुसार स्टाफ एजेंसियां निम्न 3 काम करती हैं: सूचनात्मक कार्य अर्थात सूचना एकत्र करना और प्रमुख कार्यकारी को देना तथा शोध, अध्ययन और जांच करना। परामर्शीय कार्य या अर्थात निर्णय निर्माण में प्रमुख कार्यकारी को सुझाव देना, परामर्श करना। पर्यवेक्षिक कार्य, सुपरविजन का कार्य अर्थात ये ध्यान देना कि प्रमुख कार्यकारी के निर्णय केवल संबंधित एजेंसियों द्वारा ही लागू हो रहे हैं। अगला सहायक एजेंसियां। भारत सरकार की प्रमुख सहायक एजेंसियां निम्न हैं: केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, संघ लोक सेवा आयोग, इस नाम से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संसदीय मामलों का विभाग, आपूर्ति व सुपुर्दी के महानिदेशक, जो डायरेक्टोरेट होते हैं, सप्लाई डायरेक्टोरेट। अगला है हमारा स्टाफ एजेंसियों के समान सहायक एजेंसियां भी सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति में रेखा की सहायता करती हैं और जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती। सहायक एजेंसियां निम्न रूपों में स्टाफ एजेंसियों से अलग हैं। स्टाफ एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सलाह देती हैं, जबकि सहायक एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्था सेवाएं देती हैं। ये कथन और कारण में भी आ सकते हैं इस तरह के ऑप्शन,
या दो स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी ये अंतर देकर पूछे जा सकते हैं। स्टाफ एजेंसियों की कोई कार्य संबंधी जिम्मेदारी नहीं होती है, जबकि सहायक एजेंसियों की कार्य संबंधी जिम्मेदारियां होती हैं। स्टाफ एजेंसियां प्राधिकार प्रयोग नहीं करती और निर्णय नहीं लेती, जबकि सहायक एजेंसियां सीमित प्राधिकार प्रयोग करती हैं और अपने क्षेत्र में निर्णय लेने का इन्हें अधिकार होता है। स्टाफ एजेंसियों के कार्य और अधिकार क्षेत्र सहायक एजेंसियों से ज़्यादा व्यापक हैं, जो केवल रेखा एजेंसियों को कायम रखने से सरोकार रखती हैं। रेखा स्टाफ द्वंद्व, लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। रेखा और स्टाफ एजेंसियां सभी सरकारी संगठनों के लिए अपरिहार्य हैं और उनका मकसद एक दूसरे का पूरक बनना है, किंतु उनके बीच के संबंध सदा शिष्ट और प्रसन्न नहीं रहते। व्यवहार में रेखा और स्टाफ इकाइयों के बीच के संबंध की पहचान द्वंद्व, टकरावों, तनावों, संदेहों इत्यादि से होती है। रेखा और स्टाफ के बीच द्वंद्व के निम्न कारण हैं, यानी कि लाइन एंड स्टाफ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके निम्नलिखित कारण हैं। प्रमुख कार्यकारी के निकट होने के कारण स्टाफ एजेंसी के प्राधिकार को हड़पने का प्रयास करती हैं। रेखा और स्टाफ अधिकारियों के बीच आयु, स्थिति, दृष्टिकोण, अनुभव, एक्सपीरियंस, तकनीकी योग्यता इत्यादि का अंतर रहता है। स्टाफ के लोग प्रायः हवाई दृष्टिकोण अपनाते हैं, अर्थात वे रेखा के उन लोगों को अवास्तविक योजनाएं और विचार बताते हैं जो स्वयं अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक होते हैं। परिणामतः वे उनके सुझावों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो दोनों के बीच गलतफहमी और तनाव पैदा करते हैं। रेखा अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी से मुंह चुराने और गलतियों के लिए स्टाफ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति होती है। स्टाफ अधिकारी रेखा अधिकारियों के काम और प्रक्रियाओं में कमियां निकालने लगते हैं। अब रेखा और स्टाफ संबंध में विरोध, प्रतिस्पर्धा और द्वेष घटाने के निम्न उपाय हैं। ये इनके उपाय दिए गए हैं। पहला है, प्रमुख कार्यकारी को रेखा और स्टाफ के लोगों की जिम्मेदारियों की प्रकृति को साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहिए। यह उनकी गलतियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने में सक्षम बनाता है। भूमिकाएं बदलने के अवसर पैदा करना चाहिए, अर्थात रेखा और स्टाफ के बीच नियमित तबादले होने चाहिए, ट्रांसफर होने चाहिए रेगुलर बेसिस पर। प्रमुख कार्यकारी को रेखा और स्टाफ के एक दूसरे की परस्पर भूमिका से परिचित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे सांगठनिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए रेखा और स्टाफ अधिकारियों के बीच करीबी संबंध की वांछनीयता पर जोर देना चाहिए। रेखा के लोगों को स्टाफ के कामों में तथा स्टाफ को रेखा के कामों में प्रशिक्षित करना चाहिए और उन्हें उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के उचित पहलुओं को जानने में सक्षम बनाता है। तो आज हमारे इस लाइन एंड स्टाफ के लेक्चर में इतना ही। आज हमारा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लोक प्रशासन का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा कार्मिक प्रशासन बचा है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन। उसके बाद हम देखेंगे वित्तीय प्रशासन, इसे भी हम 5 या 6 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। 5 से 6 लेक्चर में कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर यूनिवर्सिटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम, इसको हम 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 जनवरी से पहले ये सारे लेक्चर आपको कंप्लीट करा दूं। उसके बाद हम EPFO की तैयारी की स्टार्टिंग कर देंगे। हिंदी में सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।